नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, और काल का मतलब होता है समय। सीधी सी भाषा में या सीधे से शब्दों में अगर हम कहें तो टेंस का मतलब जो किसी काम के होने के समय के बारे में बताए कि ये काम किस समय में हुआ है। तीन तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्योंकि जो भी काम होता है या तो वर्तमान में हो रहा होता है, या तो वो काम भूतकाल में हुआ हुआ होता है, या काम वो भविष्य में होगा। तो अगर हम कहें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। लेकिन इन तीनों टेंसेस को चार अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस के चार अलग अलग भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट टेंस को भी चार अलग अलग भागों में बांटा गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर को भी इसी तरीके से चार अलग अलग भागों में बांटा गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बात करते हैं कि ये टेंस जो होते हैं इनकी पहचान क्या होती है। तो एक एक करके हम सभी टेंसेस के बारे में विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है। तो इस तरह के जो टेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनकी पहचान ये होती है कि इनके जो आखिरी शब्द होते हैं उनके आखिरी में आपको ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे। ये हम बात कर रहे होते हैं किसी ऐसे काम के बारे में जो हम रोज करते हैं, हमारा डेली रूटीन हो सकता है, कोई हमारी हैबिट्स हो सकती है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, ये मेरा रूटीन हो गया। वह गाली देता है, ये उसकी आदत होगी। सूरज पूरब से निकलता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह के वाक्य आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखने को मिलेंगे। अब वाक्य भी अलग अलग तरह के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सिंपल क्वेश्चंस जो क्या से शुरू होते हैं, जिनका जो जवाब है वो केवल हम हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे क्या तुम पढ़ाते हो। और एक होते हैं जिसमें प्रश्नसूचक शब्द आ जाते हैं, जैसे तुम क्या पढ़ाते हो, तुम कब पढ़ाते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, मैं अखबार पढ़ता हूं, वे लड़ाई करते हैं। तो ये सकारात्मक वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। इनको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं
कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब जो करता है, उसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता, जो काम को करने वाला है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। सिंगुलर एक वचन को बोलते हैं, प्लूरल बहुवचन को बोलते हैं। तो आई, वी, यू, दे, या कोई एक से ज्यादा नाम है, इसको हम रखते हैं प्लूरल में, ये बहुवचन हो। आई भी प्लूरल में ही आता है। ही, शी, इट, या कोई एक नाम है, इसको रखते हैं सिंगुलर में। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी बच जाता है उसको हमने ऑब्जेक्ट में रखा। तो जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं, आई इसमें सब्जेक्ट है, प्लूरल में आता है, तो आई, खेलने, जो वर्ब है वो खेलना है, तो प्ले, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। वे किताबें पढ़ते हैं, दे रीड बुक्स। सब्जेक्ट दे है, वर्ब रीड है, ऑब्जेक्ट बुक्स। लोग पूजा करते हैं, तो लोगों के लिए बोलेंगे पीपल, पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप, पीपल वर्शिप। हम मूवीज देखते हैं, वी वॉच मूवीज। इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर उसमें सब्जेक्ट प्लूरल है तो बना सकते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही, शी, इट, या कोई एक नाम है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड कर लेते हैं, जैसे प्ले का प्लेस, कम का कम्स, रीड का रीड्स, टीच का टीचेस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह यहां आता है, तो वह यहां आता है, ही कम्स हियर, यहां पे कम का कम्स हो गया। वह मुझे कॉल करती है, शी कॉल्स मी, कॉल का कॉल्स हो गया, सब्जेक्ट इसमें है शी और ऑब्जेक्ट है मी, शी कॉल्स मी। रमेश अखबार पढ़ता है, तो रमेश रीड्स न्यूज़पेपर। तो आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर हम सेंटेंसेस बना रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, जिसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं आ जाए। तो इसमें भी आपने देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद नॉट यूज करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो बच जाता है ऑब्जेक्ट, उसको आपने यूज करना है। हम उनसे बात नहीं करते, वी डू नॉट टॉक टू देम। लोग परवाह नहीं करते, पीपल डू नॉट केयर, लोग परवाह नहीं करते, पीपल डू नॉट केयर। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डज यूज करना है, उसके बाद नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हमने डज का यूज कर लिया है डू की जगह। तो वह यहां नहीं आता, ही डज नॉट कम हियर। वह मुझे कॉल नहीं करती, शी डज नॉट कॉल मी।
राजीव क्रिकेट नहीं खेलता, राजीव डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस जो इंटरोगेटिव है उनके बारे में बात करते हैं। इनकी पहचान क्या होती है कि ये क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या वह यहाँ आता है, क्या वे लड़ाई करते हैं। और इनकी खासियत ये है कि इनका जवाब आप केवल हाँ या ना में दे सकते हैं। मतलब जवाब देते समय आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, या तो जवाब हाँ होगा या ना होगा, इसलिए इनको हमने सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा। इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब आपने ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज होगी। तो डू या डज आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे क्या वह यहाँ रहता है, तो डज ही लिव हियर। हेल्पिंग वर्ब डज यूज की क्योंकि सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, तो डज ही लिव हियर। क्या वह तुम्हें कॉल करती है, डज शी कॉल यू। क्या डॉक्टर पाटिल तुम्हें पढ़ाते हैं, डज डॉक्टर पाटिल टीच यू। क्या वे लड़ाई करते हैं, डू दे फाइट। इसमें डू आया सब्जेक्ट क्योंकि इसमें हमारा प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने डू यूज किया। डू दे फाइट, क्या वे लड़ाई करते हैं। क्या हम तुम्हें गाली देते हैं, डू वी अब्यूज यू। क्या लोग परवाह करते हैं, डू पीपल केयर। अब अगर प्रश्नवाचक जो वाक्य उसमें प्रश्नसूचक शब्द हैं बीच में, जैसे क्या, कब, कहां, कैसे, जिनके जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उन क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर उसमें प्रश्नसूचक शब्द है तो उसमें सबसे पहले उस प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश आएगी, क्वेश्चन वर्ड आएगा। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है जो डू या डज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपने वहां पर ऑब्जेक्ट यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस बना करके देखते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, इसमें जो प्रश्नसूचक शब्द है वो है कहाँ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। तो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, डू आया क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो यू है, तो वेयर डू यू लिव। तुम क्या पढ़ाते हो, सर इसमें जो प्रश्नसूचक शब्द है वो है क्या, तो व्हाट डू यू टीच। तुम यहाँ कैसे रहते हो, हाउ डू यू लिव हियर। वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू। करने को डू बोलते हैं तो इसलिए यहाँ पे डू आया, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने डज यूज किया क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू। वह कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है, कौन से सब्जेक्ट के लिए हम बोलेंगे विच सब्जेक्ट, तो वह कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है, विच सब्जेक्ट डज शी टीच। हु के साथ थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि हु के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यहां पे यूज नहीं करेंगे। हु को हम एज ए सब्जेक्ट ही यूज करते हैं। तो जैसे यहां कौन रहता है तो इसको हम डायरेक्टली ये बोलेंगे हु लिव्स हियर। हु लिव्स हियर एक व्यक्ति के बारे में बात करें तो इसमें हमने एस का यूज किया, हु लिव्स हियर। तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू। यहां कौन आते हैं, बहुत सारे हैं, तो हु कम हियर। तो ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस, जिनकी पहचान ये होती है कि इन सेंटेंसेस के आखिर में जो शब्द होते हैं उसमें ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे।
ऐसे और भी सेंटेंसेस इस टेंस के आप बना करके उनकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देता हूं, आप इनको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में इनको लिखिए। राधा लड़ाई क्यों करती है? रमेश तुमसे बात क्यों करता है? वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। वे मुझे कॉल नहीं करते। सूरज पूरब से निकलता है। सचिन क्रिकेट खेलता है। वे हमारी मदद नहीं करते। इनको आप ट्रांसलेट करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद जो अगला टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान क्या होती है? इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके जो आखिरी शब्द होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि इन आखिरी शब्दों से पता चल रहा है कि इसमें काम कंटिन्यू रहता है, काम जारी रहता है, काम के जारी होने का भाव आता है। जैसे कि हम जा रहे हैं, वे आ रहे हैं, वह पढ़ा रहा है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करनी है, ध्यान रखना है, वो इज, एम और आर यूज करेंगे। कहाँ पे इज यूज करना है, कहाँ पे एम यूज करना है, कहाँ पे आर यूज करना है, इसका आपने ध्यान रखना है। आई के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो एम होगी। ही, शी, इट या सिंगुलर अगर नाउन है, सब्जेक्ट है, तो उसमें इसका प्रयोग करना है। वी, यू, दे या प्लूरल अगर सब्जेक्ट है, नाउन है, तो उसमें आपने आर का प्रयोग करना है। तो बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सब्जेक्ट के हिसाब से इनमें से कोई भी एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हम इसको बोलते हैं। जैसे प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, कम का कमिंग हो जाएगा, टीच का टीचिंग हो जाएगा। इससे काम के जारी होने का पता चलता है। और फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंसेस बना करके देखते हैं। वे यहां आ रहे हैं। दे आर कमिंग हियर। सब्जेक्ट था दे, मतलब वे प्लूरल है, बहुत सारे हैं, तो आर का यूज किया। दे आर कमिंग हियर, कम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी हमने ऐड किया। दे आर कमिंग हियर। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वह अखबार पढ़ रही है। शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर। आपको बताया था ही, शी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज यूज करेंगे। तो वह, अगर हम कह रहे हैं कि वह अखबार पढ़ रही है, शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर। रमेश फुटबॉल खेल रहा है। रमेश इज प्लेइंग फुटबॉल। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, आई एम हेल्पिंग यू। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, तो उसमें हमने क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सब्जेक्ट के हिसाब से इनमें से कोई भी एक, प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट फाइटिंग। वे यहां नहीं आ रहे हैं। दे आर नॉट कमिंग हियर। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पे आपने ध्यान रखना है,
खास तौर पे कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी। अब अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, सिंपल इंटरोगेटिव है जो क्या से शुरू हो रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह यहां आ रहा है, इज ही कमिंग हियर। क्या वे लड़ रहे हैं, आर दे फाइटिंग। क्या सलोनी किताब पढ़ रही है, इज सलोनी रीडिंग बुक। क्या नताशा टीवी देख रही है, इज नताशा वॉचिंग टीवी। क्या हम बहस कर रहे हैं, आर वी आर्ग्यूइंग। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई प्रश्नसूचक शब्द है तो सबसे पहले आपने उस प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई भी एक सब्जेक्ट के हिसाब से प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह क्या पढ़ा रहा है, व्हाट इज ही टीचिंग। तो वह क्या पढ़ा रहा है, व्हाट इज ही टीचिंग। क्वेश्चन वर्ड है क्या, व्हाट। सब्जेक्ट ही है तो हेल्पिंग वर्ब आई इज, ही सब्जेक्ट, टीचिंग, टीच मतलब पढ़ाना, उसमें आईएनजी यूज किया तो टीचिंग। तो वह क्या पढ़ा रहा है, व्हाट इज ही टीचिंग। वे लड़ क्यों रहे हैं, क्यों के लिए वाई यूज करते हैं, वाई आर दे फाइटिंग। मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, हाउ एम आई टीचिंग। इस तरीके से आप इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। कई बार इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी होते हैं, जैसे वे यहां क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसमें आपने क्या यूज करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वे यहां क्यों नहीं आ रहे हैं तो वाई आर दे नॉट कमिंग हियर। वह क्या नहीं पढ़ा रहा है, व्हाट इज ही नॉट टीचिंग। इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ और सेंटेंसेस बना करके आप इनको ट्रांसलेट करें। एक्सरसाइज में आपको देता हूं, इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में आप इनको लिखें। मैं लिख नहीं रहा हूं, वह मेरी मदद नहीं कर रहा है, मैं कहानी पढ़ रहा हूं, हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वह रो क्यों रही है, हम क्या खा रहे हैं, वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। इनको आप ट्रांसलेट करें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की क्या पहचान है, इसके जो सेंटेंसेस होते हैं उनके जो आखिरी शब्द होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, इस तरीके से। इसमें काम के कंप्लीट होने का भाव आता है, काम के पूरे होने का भाव आता है कि ये काम हो गया है और शायद ये अभी अभी पूरा हुआ है। तो ये काम तो हुआ पास्ट में होता है, लेकिन इसका जो काम के पूरे होने का भाव है वो अभी तक है, इसलिए इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, मतलब परफेक्ट हो गया, पूरा हो गया। चलिए कुछ इसके जो सेंटेंसेस है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। उससे पहले ये समझना है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो या तो हैज यूज होगी या हैव। हैज और हैव दो ही हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है। ही, शी, इट, और या कोई सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है तो उसमें हैज। आई, वी, यू, दे, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है, प्लूरल अगर नाउन है तो उसमें हैव का यूज करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे वो कैसे बनाएंगे, उसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है।
प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की जो फॉर्म्स है वो आपको याद करनी पड़ेगी, उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह जा चुका है या वह चला गया है, बात एक ही है, या वह जा लिया है। तो वह चला गया है, इसको हम बोलेंगे ही हैज गॉन। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो गॉन है। जाने को गो बोलते हैं, गो की जो फॉर्म्स होते हैं गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म हमने गॉन यहां पे यूज की। ही हैज गॉन, सब्जेक्ट है ही, आपको बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी, तो ही हैज गॉन। उन्होंने लिख लिया है, दे हैव रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। दे हैव रिटन, सब्जेक्ट है दे, प्लूरल है तो हैव आया, दे हैव रिटन। हमने खाना खा लिया, वी हैव ईटन फूड। मैंने उसे बता दिया है, आई हैव टोल्ड हिम, या मैं उसे बता चुका हूं, आई हैव टोल्ड हिम। हमने सारे चैप्टर्स याद कर लिए हैं, या हम सारे चैप्टर्स याद कर चुके हैं, वी हैव लर्न्ड ऑल द चैप्टर्स। उसकी शादी हो चुकी है, शी हैज गॉट मैरिड। गेट मैरिड मतलब शादी हो जाना, तो शी हैज गॉट मैरिड, गेट की थर्ड फॉर्म होती है गॉट। हैज हेल्पिंग वर्ब आया क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। अब बात करते हैं अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसने खाना नहीं खाया है, या अभी तक वो खाना नहीं खा चुका है। कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं कि इसमें चुका है नहीं आ रहा है, उसने खाना नहीं खाया है, तो इसको आप बोलेंगे ही हैज नॉट ईटन फूड। उन्होंने 2 चैप्टर्स याद नहीं किए हैं, दे हैव नॉट लर्न 2 चैप्टर्स। हमने उसे नहीं बताया है, वी हैव नॉट टोल्ड हिम। मैंने अभी तक फॉर्म जमा नहीं किया है, आई हैव नॉट सबमिटेड फॉर्म येट, अभी तक के लिए येट। अब अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, सिंपल इंटरोगेटिव है, जो क्या से शुरू हो रहे हैं, जिनके जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या उसने खाना खा लिया है, या क्या वह खाना खा चुका है, हैज ही ईटन फूड। क्या वह तुम्हें बता चुकी है, हैज शी टोल्ड यू। क्या वे फीस दे चुके हैं, हैव दे पेड फीस। क्या तुम सारे चैप्टर्स याद कर चुके हो, हैव यू लर्न्ड ऑल द चैप्टर्स। क्या सचिन सेंचुरी बना चुका है, हैज सचिन मेड द सेंचुरी। अगर इसमें प्रश्नसूचक शब्द आ रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो उसमें सबसे पहले आपने उस प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश यूज करनी है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम कितने चैप्टर्स याद कर चुके हो, हाउ मेनी चैप्टर्स हैव यू लर्न्ड। तुम कितने लोगों को इनवाइट कर चुके हो, हाउ मेनी पीपल हैव यू इनवाइटेड। उन्होंने अभी तक फीस जमा क्यों नहीं की है, वाई हैव दे नॉट पेड फीस येट। अगर
इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के और सेंटेंसेस बना करके आप प्रैक्टिस करें। एक एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं तुम्हें बता चुका हूं, वह जॉब छोड़ चुका है, रमेश फेल हो चुका है, राधा गाना गा चुकी है, वह कितने टॉपिक्स पढ़ा चुका है, वे कहां पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? इस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनके जो आखिरी शब्द हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें काम के जारी रहने का सामान्यतः जो समय है वो दिया रहता है। ये जो टेंस होते हैं इसमें जो काम है वो पिछले किसी समय से शुरू हुआ होता है, लेकिन वो वर्तमान तक जारी रहता है। तो संभवतः आपको देखने को मिलेगा कि इसमें काम के जारी रहने का समय दिया हुआ होता है कि इतने समय से ये काम हो रहा है। जैसे कि वह सुबह से पढ़ा रही है, तो अभी तो पढ़ा ही रही है, लेकिन सुबह से वो इस काम को कर रही है। वे 2 साल से यहां पे रह रहे हैं, तो इसमें काम के जारी होने का समय दिया हुआ होता है कि इतने समय से ये काम हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपने यूज करनी है हैज और हैव, और उसके साथ बीन भी यूज होगा। हैज बीन या हैव बीन आपने यूज करना है। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे वो कैसे बनेंगे? उसमें आपने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव सब्जेक्ट के हिसाब से, ही शी इट है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है आई वी यू दे या एक से ज्यादा कोई नाम है तो हैव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अधिकतर क्या आएगा? जो समय दे दिया गया है, और समय बताने के लिए इसमें 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक सिंस का और एक फॉर का। सिंस यूज करते हैं जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया है कि इस समय से ये काम हो रहा है, जैसे 2012 से, जैसे कोई मंथ दे दिया जून, कोई दिन दे दिया मंडे सुबह मॉर्निंग। और फॉर का यूज करते हैं जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, जब समय जो है एक टाइम पीरियड दिया गया है कि 2 साल 15 दिन 2 हफ्ते 3 घंटे, एक टाइम पीरियड अगर दिया हुआ है तो उसमें टाइम बताने के लिए फॉर का यूज करेंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बना करके देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। वह 2012 से यहां पे रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2012। सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब हैज यूज किया क्योंकि ही के साथ हैज यूज होगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमने यूज की। 2012 से तो एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है, इसलिए सिंस आया, सिंस 2012। तो वह 2012 से यहाँ पे रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2012। वे जून से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, दे हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस जून। जून भी एक टाइम दे दिया है, कोई एग्जैक्ट समय बता दिया गया है कि जून से एक मंथ बता दिया गया, इसलिए सिंस आया। तो दे हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस जून।
हैव आया है क्योंकि सब्जेक्ट इसमें दे है, प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव यूज हुई। वह 2 घंटे से यहाँ पे बैठी हुई है। शी हैज बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours। सब्जेक्ट है शी, सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज आई। उसके बाद हमने बीन यूज किया, वर्ब की एनजी फॉर्म यूज की, प्लस फॉर क्यों यूज किया हमने, क्योंकि इसमें जो टाइम है वो एक टाइम पीरियड दिया गया है 2 घंटे, तो फॉर 2 hours। हम 12 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम 12 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 12 years। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है, फिर नॉट यूज करना है, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वह 2 साल से यहां नहीं आ रहा है। He has not been coming here for 2 years। वे 2010 से यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। They have not been living here since 2010। वह 5 साल से यहाँ काम नहीं कर रही है। She has not been working here for 5 years। वह अप्रैल से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। He has not been playing cricket since April। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, सिंपल इंटरोगेटिव है, जो क्या से शुरू हो रहे हैं, जिनके जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं आप, तो उसमें आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज करनी है, हैज या हैव, प्लस आपने सब्जेक्ट यूज करना है, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह 2 साल से पढ़ा रहा है। हैज ही बीन टीचिंग फॉर 2 years। क्या वह 2015 से इस टीम में खेल रहा है। हैज ही बीन प्लेइंग इन दिस टीम सिंस 2015। क्या वे 2005 से यहाँ नहीं रह रहे हैं। हैव दे नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2005। क्या वे 2005 से यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो हैव दे नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2005। इसमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो नेगेटिव भी है, तो इसलिए आपने नॉट यूज किया। नॉट कहाँ यूज करना है ये आपने ध्यान रखना है। क्या वे 2 साल से यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। हैव दे नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। तो हैव दे नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। सबसे पहले आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इसमें प्रश्नवाचक जो आपके वाक्य हैं, इसमें कोई प्रश्नसूचक शब्द, कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड आपने यूज करना है। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह 2 साल से क्या पढ़ा रहा है, तो व्हाट हैज ही बीन टीचिंग फॉर 2 years। वे 12 साल से यहाँ क्यों रह रहे हैं। वाई हैव दे बीन लिविंग हियर फॉर 12 years। वह 2005 से क्यों नहीं आ रहा है। वाई हैज ही नॉट बीन कमिंग सिंस 2005।
तो ऐसे और भी सेंटेंसेस आप बना करके इनकी प्रैक्टिस करें। एक एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ, आप इनको ट्रांसलेट करें, नीचे कमेंट बॉक्स में इसको लिखें। वह 2011 से बैंक में काम कर रहा है। वे सुबह से खेल रहे हैं। हम पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं। रमेश मुझे सुबह से कॉल कर रहा है। वे पिछले 5 दिन से यहां नहीं आ रहे हैं। पिछले 10 दिन से कितने लोग काम पर आ रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप बनाइए, इनकी प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के भी 4 अलग अलग भाग होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसके जो वाक्य होते हैं उनकी क्या पहचान है। इसके जो वाक्य होंगे, उनके जो आखिरी शब्द होंगे, उसमें आपको या, था, ये थी, ये थे, इस तरीके के शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे गया था, खाया था, बताया था, गई थी। तो इसमें जो काम है वो पास्ट में, भूतकाल में हुआ होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उनको कैसे बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज करनी है, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं मार्केट गया था, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं मार्केट गया। तो मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेगी, एक अलग से वीडियो मैंने फॉर्म्स की बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट। इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, नियम एक ही रहेगा। उसने मुझे कॉल किया था, उसने मुझे कॉल किया था, ही कॉल्ड मी। मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू। रमेश कल यहां आया था, रमेश केम हियर यस्टरडे। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। मैंने इस बारे में सोचा था, आई थॉट अबाउट इट। थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, बारे में के लिए अबाउट, तो आई थॉट अबाउट इट। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, नकारात्मक वाक्यों के बारे में। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड यूज की है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। जैसे उसने मुझे कॉल नहीं किया था, ही डिड नॉट कॉल मी। इसमें कॉल्ड नहीं आएगा, कॉल आएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। मैं वहां नहीं गया था, आई डिड नॉट गो देयर। शीतल ने मुझे नहीं पूछा था, शीतल डिड नॉट आस्क मी। जितिन ने सेकेंड चैप्टर याद नहीं किया था, जितिन डिड नॉट लर्न द सेकेंड चैप्टर। अब अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, सिंपल इंटरोगेटिव है, जो क्या से शुरू हो रहा है, जिसका जवाब हाँ या ना में हम दे सकते हैं, तो उसमें आपने सबसे पहले डिड यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम यहाँ आए थे, डिड यू कम हियर। क्या मैंने तुम्हें गाली दी थी, डिड आई अब्यूज यू।
क्या उसने मुझे पूछा था? डिड ही आस्क मी? क्या सुरेश ने तुम्हें कॉल किया था? डिड सुरेश कॉल यू? और अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, अगर प्रश्न सूचक शब्द है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे उसने तुम्हें कॉल क्यों की थी? वाई डिड ही कॉल यू? गॉडसे ने गांधी जी को क्यों मारा था? वाई डिड गॉडसे किल गांधी जी? वे यहाँ कब आए थे? When did they come here? इंडिया या भारत मैच कैसे हारा? हाउ डिड इंडिया लूज द मैच? कई बार इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है, तो सबसे पहले इसमें आपने क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद आपने सब्जेक्ट यूज करना है, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे उसने क्रिकेट क्यों नहीं खेला? वाई डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट? उसने तुम्हें क्या नहीं पढ़ाया था? What did he not teach you? तो कुछ और सेंटेंसेस, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं, उसको आपने ट्रांसलेट करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप इनको ट्रांसलेट करके बताइए। मैंने 2012 में अंग्रेजी सीखी। हम उनसे मिले थे। मैंने तुम्हारे भाई को वहां देखा। मैंने तुमसे पूछा था। उसने मुझे नहीं बताया था। हम वहां नहीं रुके थे। मैंने उसे नहीं पीटा था। क्या तुम यहां आए थे? क्या तुमने उसे गाली दी? तुमने जॉब के लिए कब अप्लाई किया था? तुमने फॉर्म कब जमा किया? वे वहां कब गए थे? इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करें। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इस टेंस की क्या पहचान है? इसके जो सेंटेंसेस होंगे, जो वाक्य होंगे, उनके आखिरी जो शब्द होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे: रहा था, रहे थे, रही थी। इसमें पास्ट में, भूतकाल में काम के जारी होने का पता चलता है कि भूतकाल में काम हो रहा था या कोई इसको कर रहा था। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आपने यूज करनी है वो वाज और वर यूज होगी। ही, शी, इट और आई के साथ भी वाज ही यूज होगा। सिंगुलर अगर कोई नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज। आई, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन या प्लूरल जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें वर का यूज करना है। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। इसमें आपने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज होगी, आई वॉज टीचिंग। वह मुझे कॉल कर रहा था, ही वॉज कॉलिंग मी। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। सचिन खेल रहा था, सचिन वॉज प्लेइंग। रोहित अपने भाई के साथ लड़ रहा था और रोहित वॉज फाइटिंग विथ हिज ब्रदर।
तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब की एनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वे किताब नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग बुक। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा था, आई वॉज नॉट ब्लेमिंग यू। वह लिख नहीं रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग। वह मेरी मदद नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट हेल्पिंग मी। रॉबिन टीवी नहीं देख रहा था, रॉबिन वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। लोग सुन नहीं रहे थे, पीपल वर नॉट लिसनिंग। पीपल बहुत सारे हो गए तो इसलिए वर यहाँ पे हमने यूज किया। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है जिनके जवाब केवल आप हाँ या ना में दे सकते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह पढ़ा रहा था, वॉज ही टीचिंग। क्या वे तुम्हें घूर रहे थे, वर दे स्टेयरिंग एट यू। घूरने को स्टेयर बोलते हैं, तो वर दे स्टेयरिंग एट यू। क्या धोनी खेल रहा था, वॉज धोनी प्लेइंग। क्या वह मूवी देख रहा था, वॉज ही वॉचिंग मूवी। अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड है जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह क्या पढ़ा रहा था, व्हाट वाज ही टीचिंग। वे क्यों रो रहे थे, वाई वर दे क्राइंग, क्योंकि लिए वाई बोलते हैं, वाई वर दे क्राइंग। वह कौन सी किताब पढ़ रहा था, कौन सी किताब के लिए बोलेंगे विच बुक, विच बुक वाज ही रीडिंग। तुम्हें गाली कौन दे रहा था, हु वाज अब्यूजिंग यू। कौन दे रहा था, किसी एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं तो इसलिए हु वाज अब्यूजिंग यू, वाज इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसके जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनके जो आखिरी शब्द होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, चुका था, चुके थे, चुकी थी। इसमें काम पास्ट में किसी समय पे खत्म हुआ होता है, उसके कंप्लीट होने का, उसके पूरे होने का भाव प्रकट होता है। और इसमें एक विशेष बात ये भी होती है कि इसमें कई बार दो घटनाएं भी दी जाती है और उन दोनों घटनाओं का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है और एक के बाद दूसरी घटना उसमें घटित हुई होती है। जैसे कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, उसके मुझे कॉल करने से पहले मैं वहां पहुंच चुका था। तो दोनों घटनाएं आपस में संबंधित है। तो काम हो चुका था, जो घटना पहले हो चुकी थी, उसके लिए हमने इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। और जो घटना बाद में हुई होती है उसको हम, जो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया था, उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसे कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, तो चोर भाग चुके थे ये पास्ट परफेक्ट का हो गया, चुका था, इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। और पुलिस के आने से पहले मतलब पुलिस आई से पहले, तो बिफोर, और पुलिस आई, पुलिस केम, सेकेंड फॉर्म यूज करनी होती है।
तो जो काम पहले हुआ होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करते हैं, और जो काम बाद में हुआ होता है उसमें हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने सबसे पहले जो घटना पहले हुई होती है उसके लिए सब्जेक्ट यूज करना है, हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और जो घटना बाद में हुई होती है उसमें सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, तो चोर भाग चुके थे इसको पहले बनाएंगे, थीव्स हैड रन अवे, रन की थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है, तो थीव्स हैड रन अवे बिफोर, मतलब इससे पहले, पुलिस केम, पुलिस आई। मेरे वहां पहुंचने से पहले वह मुझे कॉल कर चुका था, तो वह मुझे कॉल कर चुका था, ही हैड कॉल्ड मी बिफोर आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंचा, रीच की सेकेंड फॉर्म रीच्ड। मेरे कोचिंग ज्वाइन करने से पहले वह अंग्रेजी सीख चुका था, ही हैड लर्न्ड इंग्लिश बिफोर आई ज्वाइंड कोचिंग। और गांधी जी के असैसिनेशन से पहले भारत को आजादी मिल चुकी थी। असैसिनेशन मतलब हत्या, तो गांधी जी की हत्या से पहले भारत को आजादी मिल चुकी थी। इंडिया हैड गॉट फ्रीडम बिफोर द असैसिनेशन ऑफ गांधी जी। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो इसमें आपने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसमें सब में हैड ही यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना नहीं खा चुका था, ही हैड नॉट ईटन द फूड। वे वहां नहीं पहुंच चुके थे, दे हैड नॉट रीच्ड देयर। टीचर के आने से पहले मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क बिफोर टीचर केम। मेरे उसको कॉल करने से पहले वह वहां नहीं पहुंच चुका था, ही हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर आई कॉल्ड हिम। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वह खाना बना चुका था, हैड ही कुक्ड द फूड। क्या वे वहां पहुंच चुके थे, हैड दे रीच्ड देयर। क्या टीचर के आने से पहले तुम होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे, हैड यू कंप्लीटेड द होमवर्क बिफोर टीचर केम। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसमें अगर क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह कितने टॉपिक्स पढ़ा चुका था, हाउ मैनी टॉपिक्स हैड ही टॉट। एग्जाम शुरू होने से पहले तुम कितने चैप्टर्स याद कर चुके थे, हाउ मैनी चैप्टर्स हैड यू लर्न्ड बिफोर एग्जाम स्टार्टेड। हाउ मैनी चैप्टर्स हैड यू लर्न्ड बिफोर एग्जाम स्टार्टेड। तो ऐसे और भी सेंटेंसेस आप बनाइए।
इनकी प्रैक्टिस करें। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आप ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तुम्हारे भाई के बीएससी कंप्लीट करने से पहले या बीएससी पूरा करने से पहले मैं एमएससी पूरा कर चुका था। मुझे जॉब मिलने से पहले उसकी शादी हो चुकी थी। मेरे यहाँ आने से पहले वे यहाँ से जा चुके थे। मैच शुरू होने से पहले क्या तुम मूवी देख चुके थे? मेरे वहां जाने से पहले क्या तुम उसे बता चुके थे? हमारे यहाँ आने से पहले कितने लोग यहाँ पहुंच चुके थे? इनको आप ट्रांसलेट करें। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि इसके जो वाक्य होते हैं उनके जो आखिरी शब्द हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। और काम के जारी होने का, कब से ये काम जारी था, इसका समय भी सामान्यतया दिया होता है। इसमें काम भूतकाल में किसी समय पे शुरू हुआ था और किसी विशेष समय तक वो काम जारी था, इस बात का पता चलता है। जैसे वे 2 घंटे से खेल रहे थे, मैं 2 हफ्ते से वहां पढ़ा रहा था। इसके जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं? इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट जो इसमें कई बार समय भी दिया हुआ होता है। समय बताने के लिए एक फॉर का यूज करते हैं, एक सिंस का यूज करते हैं, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा था। पॉइंट ऑफ टाइम है जून 2012, कोई तारीख दे दी गई है, कोई दिन है तो सिंस। पीरियड ऑफ टाइम है जैसे 2 घंटे, 3 महीने, 4 दिन, तो वहां पे फॉर का यूज करना है। तो चलिए कुछ ऐसे सेंटेंस बना करके देखते हैं। वे 2 घंटे से लड़ रहे थे। दे हैड बीन फाइटिंग फॉर 2 hours। वह 2015 से यहाँ पे रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2015। हम 12 साल से उस कंपनी में काम कर रहे थे। वी हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 12 years। मैं 4 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 4 years। रमेश सुबह से मुझे कॉल कर रहा था। रमेश हैड बीन कॉलिंग मी सिंस मॉर्निंग। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। इसमें सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज होगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उसके बाद नॉट प्लस बीन और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह 2012 से यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस 2012। वे 5 साल से यहाँ नहीं आ रहे थे। दे हैड नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 5 years। वे जून से इस कंपनी में काम नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस जून। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, सिंपल क्वेश्चन है जो क्या से शुरू हो रहा है, उसके जवाब हाँ या ना में हम दे सकते हैं, तो वहां पे सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वह
5 साल से यहाँ रह रहा था। Had he been living here for 5 years? क्या मैं 2 साल से तुमसे बात कर रहा था? Had I been talking to you for 2 years? क्या वे 15 साल से साथ रह रहे थे? Had they been living together for 15 years? क्या मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रहा था? Had I been calling you since morning? अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड है, कोई प्रश्न सूचक शब्द है, क्या, कब, कहाँ, कैसे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे 5 साल से वह क्या कर रहा था? What had he been doing for 5 years? वे 5 दिन से यहाँ क्यों आ रहे थे? Why had they been coming here for 5 days? अगर नेगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वे 5 साल से यहाँ क्यों नहीं रह रहे थे? Why had they not been living here for 5 years? वे 5 साल से यहाँ क्यों नहीं रह रहे थे? Why had they not been living here for 5 years? वह सुबह से तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा था? Why had he not been talking to you since morning? तो और कुछ सेंटेंसेस बना करके आप इनकी प्रैक्टिस करें। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देता हूँ, इसको आप ट्रांसलेट करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके लिखें। वह कितनी देर से यहाँ पे बैठा हुआ था? मैं 2 घंटे से क्या कर रहा था? वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था। हम 2005 से वहाँ नहीं जा रहे थे। वह 2 दिन से गाना गा रहा था। वह सुबह से सो रही थी। इनको आप ट्रांसलेट करें। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि इसके जो आखिरी शब्द होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं: गा, गी, के। जैसे जाएगा, खाएगी, नहाएंगे, बताएंगे। इसमें काम के भविष्य में होने का पता चलता है कि ये काम भविष्य में होगा। इसके जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे बनाएंगे, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट के सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ शैल और ही, शी, इट के साथ विल का प्रयोग करेंगे, या कोई भी दूसरा नाउन सब्जेक्ट है उसमें भी विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग किया जा सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, और बोलचाल में जो स्पोकन की भाषा है उसमें भी हम आई और वी के साथ विल का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश ग्रामर देखें तो इसमें हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बाध्यता है, कोई धमकी की बात हो रही है, तो उसमें हम आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल आप ये समझिए कि आई और वी के साथ शैल,
बाकी तमाम जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वे यहाँ आएंगे, तो वे यहाँ आएंगे, दे विल कम हियर। मैं वहां जाऊंगा, आई शैल गो देयर। हम यह मैच जीतेंगे, वी शैल विन दिस मैच। वह अंग्रेजी बोलेगा, ही विल स्पीक इंग्लिश। राहुल मैथमेटिक्स पढ़ाएगा, राहुल विल टीच मैथमेटिक्स। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मुकेश यहां नहीं आएगा, मुकेश विल नॉट कम हियर। रुचि तुम्हें नहीं बताएगी, रुचि विल नॉट टेल यू। हम तुम्हें दोष नहीं देंगे, वी शैल नॉट ब्लेम यू। मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, आई शैल नॉट रीड द बुक। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह आएगा, विल ही कम। अगर ये सिंपल इंटरोगेटिव है, क्या से कर शुरू हो रहे हैं, अगर इनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या वे तुम्हारी मदद करेंगे, विल दे हेल्प यू। क्या मैं वहां जाऊंगा, शैल आई गो देयर। क्या हम उनकी मदद करेंगे, शैल वी हेल्प देम। अगर इसमें प्रश्नवाचक कोई शब्द है तो सबसे पहले आप उसकी इंग्लिश बताएंगे, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरह के अगर शब्द है तो सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह कब आएगा, व्हेन विल ही कम। आज तुम क्या पढ़ाओगे, व्हाट विल यू टीच टुडे। वे मैच कैसे जीतेंगे, हाउ विल दे विन द मैच। मुकेश यहां क्यों नहीं आएगा, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी है तो वाई विल मुकेश नॉट कम हियर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मुकेश यहाँ क्यों नहीं आएगा, वाई विल मुकेश नॉट कम हियर। कुछ और सेंटेंसेस बना करके आप इनकी प्रैक्टिस करें, आप इनको ट्रांसलेट करें, नीचे कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके इनको लिखें। वे क्या खाएंगे, हम वहां कब जाएंगे, वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेगा, मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा, हम वहां नहीं रुकेंगे, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं बदला लूंगा, हम कपड़े खरीदेंगे, वे दिवाली मनाएंगे। इनको आप ट्रांसलेट करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं, उनके जो आखिरी शब्द होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इसमें काम के भविष्य में जारी होने का पता चलता है कि काम भविष्य में हो रहा होगा। इसके जो सेंटेंसेस हैं उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बात करते हैं सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्लस बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना बना रहा होगा,
ही विल बी कुकिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग यू। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। अगर अनिवार्यता है या बाध्यता है, बाध्यता अनिवार्यता होने का अगर बोध हो रहा है तो उसमें हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। बोलचाल की भाषा में भी आप विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आई और वी के साथ शैल का यूज होता है। वे लड़ रहे होंगे, दे विल बी फाइटिंग। मुकेश किताब पढ़ रहा होगा, मुकेश विल बी रीडिंग बुक। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट प्लस बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी रीडिंग बुक। हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी हेल्पिंग यू। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी ब्लेमिंग यू। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। राहुल मूवी नहीं देख रहा होगा, राहुल विल नॉट बी वॉचिंग मूवी। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है, सिंपल क्वेश्चन है जो क्या से शुरू हो रहा है और जिसका जवाब केवल हाँ या ना में दे सकते हैं, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह पढ़ा रहा होगा, विल ही बी टीचिंग। क्या वे पढ़ाई कर रहे होंगे, विल दे बी स्टडिंग। क्या मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँगा, शैल आई बी वर्किंग हियर। अगर प्रश्नसूचक शब्द है तो उसमें सबसे पहले उस प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश, क्या, कब, कैसे, कहाँ, जो भी है। जैसे तुम कहाँ पढ़ा रहे होंगे, वेयर विल यू बी टीचिंग। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तुम क्या लिख रहे होंगे, व्हाट विल यू बी राइटिंग। मैं क्या कर रहा हूँगा, व्हाट शैल आई बी डूइंग। हम कहाँ घूम रहे होंगे, वेयर शैल वी बी ट्रैवलिंग। तो ऐसे और भी सेंटेंसेस बना करके आप इनके इंग्लिश में प्रैक्टिस करें। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देता हूँ, आप इनको ट्रांसलेट करें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं वहाँ नहीं रह रहा हूँगा, हम इस टीम में नहीं खेल रहे होंगे, वह तुम्हें परेशान नहीं कर रहा होगा, वे लड़ नहीं रहे होंगे, तुम क्या खा रहे होंगे, हम कहाँ जा रहे होंगे। इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। इसके जो वाक्य होते हैं उनके आखिरी शब्द चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, कुछ इस तरह के होते हैं। इसमें काम के भविष्य में पूरे होने का पता चलता है। कई बार इसमें दो वाक्य भी दे दिए गए होते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें एक काम के होने से पहले दूसरा पूरा हो चुका होता है या पूरा हो चुका होगा ऐसा बताया गया होता है। जैसे कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे, तो मतलब पुलिस आती है इससे पहले चोर भाग चुके होंगे, तो चोर भाग चुके होंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है।
पुलिस के आने से पहले, मतलब इससे पहले कि पुलिस आती है, तो ये जो दूसरा काम है इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमने शुरू में पढ़ा था उसके हिसाब से बनाएंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद विल और शैल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे वहां पहुंचने से पहले वे वहां से जा चुके होंगे, तो वे वहां से जा चुके होंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और इससे पहले कि हम वहां पहुंचते हैं, मतलब हमारे वहां पहुंचने से पहले, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से हम बनाएंगे। तो हमारे वहां पहुंचने से पहले वे वहां से जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन फ्रॉम देयर बिफोर वी रीच देयर। टीचर के आने से पहले मैं होमवर्क पूरा कर चुका हूंगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड होमवर्क बिफोर टीचर कम्स। आई और वी के साथ इसमें शैल का प्रयोग होता है, आपको पता है। बाकी जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें विल का प्रयोग होगा। आई और वी के साथ शैल का यूज होगा। तो टीचर के आने से पहले मैं होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूंगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड होमवर्क बिफोर टीचर कम्स। टीचर कम्स क्योंकि टीचर एक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा था। हमारे वहां पहुंचने से पहले वे मैच हार चुके होंगे, दे विल हैव लॉस्ट द मैच बिफोर वी रीच देयर। और तुम्हारे यहां आने से पहले मैं अंग्रेजी सीख चुका हूंगा, आई शैल हैव लर्नड इंग्लिश बिफोर यू कम हियर। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, तो इसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे टीचर के आने से पहले हम होमवर्क पूरा नहीं कर चुके होंगे, वी विल नो या वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड होमवर्क बिफोर टीचर कम्स। वी और आई के साथ आप शैल का यूज करते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या अगर अनिवार्यता या बाध्यता किसी वाक्य में प्रकट हो रही है तो वहां पे भी आप विल का प्रयोग आई और वी के साथ कर सकते हैं। लेकिन अमूमन जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग होता है। हमारे वहां पहुंचने से पहले वे मैच नहीं जीत चुके होंगे, दे विल नॉट हैव won the match before we reach there। और तुम्हारे इंग्लिश सीखने से पहले, तुम्हारे अंग्रेजी सीखने से पहले मैं कोचिंग नहीं छोड़ चुका हूंगा, आई शैल नॉट हैव लेफ्ट कोचिंग बिफोर यू लर्न इंग्लिश। अगर इंटरोगेटिव है, सिंपल इंटरोगेटिव है जो क्या से शुरू हो रहे हैं और जिनके जवाब केवल हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर सेंटेंस है, इंटरोगेटिव अगर है, सिंपल इंटरोगेटिव, तो सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे टीचर के आने से पहले क्या तुम होमवर्क पूरा कर चुके होंगे, विल यू हैव कंप्लीटेड होमवर्क बिफोर टीचर कम्स। मेरे वहां पहुंचने से पहले क्या वह जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन बिफोर आई रीच देयर। और तुम्हारे कोचिंग ज्वाइन करने से पहले क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका हूंगा, शैल आई हैव लर्नड इंग्लिश बिफोर यू ज्वाइन कोचिंग। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड है बीच में, क्या, कब, कहाँ, कैसे, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आएगी। उसके बाद
विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मेरे यहाँ आने से पहले तुम कितने चैप्टर्स याद कर चुके होंगे? हाउ मैनी चैप्टर्स विल यू हैव लर्न्ड बिफोर आई कम हियर? और मेरे वहां पहुंचने से पहले कितने लोग वहां आ चुके होंगे? तो हाउ मेनी पीपल विल हैव कम देयर बिफोर आई रीच देयर? तो ऐसे और भी सेंटेंस आप बनाइए, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देता हूं, इनको आप ट्रांसलेट करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मुकेश के एग्जाम पास करने से पहले मेरी जॉब लग चुकी होगी। हमारे वहां पहुंचने से पहले वे वहां से निकल चुके होंगे। मेरे अंग्रेजी सीखने से पहले वह जॉब छोड़ चुका होगा। मेरे वहां पहुंचने से पहले वे वहां से नहीं निकल चुके होंगे। और हमारे वहां पहुंचने से पहले तुम कितनी किताबें पढ़ चुके होंगे। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट। आप इसके और सेंटेंस बना करके की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसमें काम के भविष्य में जारी होने का पता चलता है और काम एक विशेष समय से शुरू हुआ होता है, एक निश्चित समय तक टाइम उसमें दिया गया रहता है, काम चल रहा होता है। इस सेंटेंस की पहचान क्या है? इसके जो आखिरी शब्द हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, करता रहेगा, करती रहेगी, करते रहेंगे, कर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। और इसमें समय दे दिया जाता है कि इतने समय से ये काम भविष्य में चल रहा होगा या हो रहा होगा। इसके जो सेंटेंस हैं उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। समय अगर दिया गया है कि इतने समय से ये काम हो रहा होगा तो उसमें टाइम बताने के लिए आपने फॉर और सिंस का यूज करना है, जो कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा है कि पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मेरे को बोलना है कि वह 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा भविष्य में, तो ही will have been teaching for 2 hours. वह 6 घंटे से पढ़ रहा होगा या 6 घंटे से पढ़ता रहेगा, तो he will have been studying for 6 hours. वह 2 घंटे से मूवी देखता रहेगा या देख रहा होगा, तो he will have been watching movie for 2 hours. अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर नॉट, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह 2 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा या नहीं पढ़ रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. वे 5 साल से वहां पे काम नहीं करते रहेंगे या नहीं कर रहे होंगे, तो दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years. अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सिंपल इंटरोगेटिव अगर है, अगर क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन,
वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह 2 साल से यहाँ पढ़ाता रहेगा, विल ही हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 2 years। क्या वे 5 साल से यहाँ पढ़ते रहेंगे, विल दे हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 5 years। अगर क्वेश्चन वर्ड इसमें है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। जैसे वे इतनी देर तक क्यों गाते रहेंगी, वाई विल दे हैव बीन सिंगिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। वे इतनी देर तक क्यों गाते रहेंगे, वाई विल दे हैव बीन सिंगिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसे और भी सेंटेंसेस आप बनाइए। तो कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको देता हूँ, इनको आप ट्रांसलेट करें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वह 2025 से यहाँ पे क्यों रह रहा होगा, हम वहाँ पर इतनी देर से क्या कर रहे होंगे, वह तुम्हारी मदद 2023 से नहीं कर रहा होगा, हम 2025 से वहाँ पर काम नहीं कर रहे होंगे। तो इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करें। तो आज हमने पूरे 12 टेंसेस पढ़े। मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हर टेंस के 4 अलग अलग भाग होते हैं, तो टोटल मिलाकर के ये 12 टेंसेस होते हैं। आज हमने इनकी पहचान पढ़ी, इनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। इस वीडियो को अगर आपने शुरू से आखिर तक देखा है तो जरूर आपको टेंसेस समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखें, या नीचे कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, लिख सकते हैं। आपके सभी जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनको दूर किया जाएगा।